तो आज हमें पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर उसके बाद हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ें देख ली हैं, जैसे मिरर, लेंस और उसके अलावा प्रिज्म। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर पावर को डिस्कस करना चाहता हूँ, पावर ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम। ठीक है, मतलब जो भी हमारे लेंस हैं या जो भी मिरर हैं उनकी पावर वगैरह के बारे में थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है, नहीं तो हमें जो है चीज़ें अच्छे से नहीं समझ आएंगी। तो पावर के बारे में बात करते हैं। देखो, पावर वैसे होती मतलब है क्या पावर? पावर हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, मिरर है या लेंस है या कुछ भी है, तो वो लाइट को कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर सकता है या कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर सकता है। जो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा उसकी पावर ज़्यादा है, जो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा उसकी पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब कितना ज़्यादा वो एफिशिएंसी से डाइवर्स कर रहा है और कितना कन्वर्ज कर रहा है, वही उसका मेजरमेंट है, उसी एबिलिटी को हम पावर कह देते हैं। तो जैसे सबसे पहला है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या करता है, चीज़ों को कन्वर्ज कर देता है, तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, मतलब जो भी कन्वर्जिंग करने वाले सिस्टम है उन सब की पावर पॉजिटिव लेनी है, और जो भी डाइवर्जिंग वाले हैं उनकी पावर नेगेटिव लेनी है। इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें मिरर की, तो कौन सा मिरर होता है कन्वर्ज करने वाला? कॉनकेव मिरर। तो हम यहाँ पर ये लाइट ऐसे आई तो ये फोकस पर ऐसे कन्वर्ज हो गई, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद हमारा एक लेंस, जैसे हमने मान लो बनाया कॉनकेव लेंस, तो यहाँ पर हमारी पावर क्या होती है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या करेगी? डाइवर्स करेगी, और फोकल लेंथ भी हमारी नेगेटिव होगी। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, अब कॉन्वेक्स ये हमारा क्या है? मिरर है। अब इसमें क्या होता है? इसमें हमारी पावर होती है नेगेटिव, तो फोकल लेंथ होती है हमारी पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ये भी चीज हमें समझनी होगी कि कौन डाइवर्स कर रहा है, कौन कन्वर्ट्स कर रहा है। वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। जो भी डाइवर्जिंग सिस्टम है उनमें पावर आपकी कैसी आने वाली है? नेगेटिव। जो भी कन्वर्जिंग है उनमें पॉजिटिव आने वाली है। ठीक है, था। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। और अब हम देखेंगे रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेसेस को। ठीक है, एक जनरल मतलब नॉर्मल रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, मान लो ऐसी सरफेस है, लाइट आई ऐसे, ठीक है, इसने ऐसे कन्वर्ट कर दी N2 और N1, तो इस केस में हमारी जो पावर होगी वो होगी N2 माइनस N1 बाई आर। ठीक है, लेंस की जो पावर होती है वो होती है आपकी 1/f। ठीक है, ये लेकिन तब होती है जब आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर है। जो ऊपर 1 है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने किसी लेंस को किसी मीडियम में डाल दिया, तो अब जो पावर हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? NM, मतलब उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई उस मीडियम में जो भी फोकस लेंथ आएगी वो। ठीक है, हम जानते हैं ना FM और F के बीच में रिलेशन, तो वही रिलेशन से हमें यहाँ पर क्या लेकर आना है? इस पावर को लेकर आना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे आगे बढ़ना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं। तो पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर में बात करें तो वही वाला सीन है, उसमें आपका -1/f हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पावर, देखिए मिरर और लेंस में आपका माइनस का फर्क आएगा केवल, या फिर -2/r हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया कब? जब ये मीडियम में नहीं है, जब ये एयर में है। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को। तो अगर ये मीडियम में डाल दोगे इसी मिरर को, तो अब इसकी पावर क्या हो जाएगी? NM/f, है ना, क्योंकि अब देखो मिरर की तो फोकल लेंथ कोई डिपेंड ही नहीं करती मीडियम वगैरह पे, तो इसीलिए ये नॉर्मल आपकी ऐसे ही रहेगी। तो आई होप ये हमें थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमारा जो पावर है वो -1/f या -2/r या -NM/f या -2NM/r, इस तरीके से हमने देखा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, वो देखने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पावर के ऊपर। तो क्या क्वेश्चंस हमारे पॉसिबल हैं पावर के ऊपर? तो जो पावर के ऊपर क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, सबसे पहला हम नॉर्मल वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मान लो इधर एयर है और
जो इधर है वो आपका 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर है, और इधर आपका इंसिडेंट रिप्रेजेंट है। इससे हमें पता चला कि इधर के साइन नेगेटिव लेने हैं, तो इधर के साइन हमें पॉजिटिव लेने हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या पता करना है, हमें यहाँ पर पावर पता करनी है। तो पहले हमें यहाँ पर n1 n2 पता है, हमें यहाँ पर रेडियस पता है, हमें पावर निकालनी है। किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस की जो पावर थी वो n2 माइनस n1/r थी, हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं, ये रही। तो बस हमें इसको यूज करते हुए ये निकालना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होना चाहिए सिंपल सा n2 माइनस n1/r हमें करना था, है ना। n2 हमारा 3/2 है, मतलब 1.5 माइनस 1/r, यानी कि बेसिकली हमें करना क्या था। अच्छा, r 10 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में लाना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि पावर की जो यूनिट है वो डायोप्टर हम यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मीटर के लिए 0.1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 डायोप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, डायोप्टर मतलब बेसिकली हमें ये मीटर के फोकल लेंथ को मीटर में लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं पावर के ऊपर। एक लेंस की पावर निकालना और सीख लेते हैं, है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पावर का काम आएगा, या फिर पावर बहुत जनरल टॉपिक है, इसीलिए हमें सीखना जरूरी है। ठीक है, तो हमें इस लेंस की पावर कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या करना था, हमें बस यहाँ पर पहले 1/, देखिए पावर जो होती थी वो 1/f होती थी, सिंपल सी बात है। तो हमें यहाँ पर 1/f कैलकुलेट करनी थी। अब 1/f कैलकुलेट करने के लिए हमें सीधा सीधा फॉर्मूला पता ही है, n-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब हमारा जो n है वो 1.5 है, यानी कि 0.5 आ जाएगा ये 1/r1। अब कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, तो डेफिनेटली हमें जब कुछ भी नहीं दिया गया हो तो हमें इस वाली सरफेस के लिए r1 लेना है, इसके लिए r2। तो ये इसके लिए इंसिडेंट रे इधर मानेंगे, तो इधर नेगेटिव, इधर के सारे साइन पॉजिटिव, तो r1 हमारी क्या हो जाएगी, r1 प्लस के 10 हो जाएगी, जबकि r2 माइनस के 20 हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो इधर की साइड होगी। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1/r1 है आपकी प्लस के 10, और आपकी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। लेकिन ये सेंटीमीटर में है, पावर हमें डायोप्टर में निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 15 मीटर हो गया। तो हमारा 1/f की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सीधे सीधे, और 1/f ही हमारा पावर होता है लेंस में। ठीक है, तो पावर की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी हमारी 7.5 डायोप्टर आनी चाहिए, है ना, 7.5 डायोप्टर। और प्लस में आनी भी चाहिए, क्यों? क्योंकि कौन सा लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस था। ठीक है, तो ये भी चीज हमें समझनी होगी कि आंसर हमारा पहले से, इतना तो हमें पहले ही पता चल जाएगा 4 ऑप्शन में से कि प्लस वाला है या माइनस वाला है। अब हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस टाइप के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कि जहां पर हम दो तरीके के लेंस ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक हमने कॉन्वेक्स लेंस लेना है और एक हम कॉनकेव लेंस लेंगे। ठीक है, हमें सारे क्वेश्चंस को खुद करने की पहले कोशिश जरूर करनी है, क्योंकि अगर हम अभी नहीं करेंगे तो बाद में भी नहीं कर सकते। हमारा ये f1 10 सेंटीमीटर है, f2 हमारा 15 सेंटीमीटर है, तो हमें इसकी ओवरऑल पावर निकालनी है। ओवरऑल पावर निकालने का तरीका होता है सीधे ऐड कर देना, मतलब एक की पावर निकालो दूसरे की निकालो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो इंडिविजुअल भी यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो लेट्स गिव अ ट्राई। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें जो करना था, देखो f1 हमारा 10 सेंटीमीटर है ना। अब यहाँ पे हमें लेकिन निकालना क्या है, पावर। दोनों की पावर होगी P1 प्लस P2। ठीक है, पावर होती है 1/f। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, किसी मीडियम में तो रखे हुए हैं नहीं, ये तो आपके कहाँ पे रखे हुए हैं, एयर में, तो 1/f ही होगा। तो 1/f1 पहले की फोकल लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस की होगी या माइनस की होगी, तो डेफिनेटली प्लस की होगी, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, सेंटीमीटर है तो हमें इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका दूसरा कॉनकेव लेंस है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो माइनस में आएगी। तो ये हो जाएगा आपका 1/15, और सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल देते हैं। तो हमारी ओवरऑल पावर कितनी आ गई, 10 माइनस 100/15, यानी कि 150 माइनस 100/15, यानी कि 50/15। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है पावर का, ये आ रहा है 25 बाई कितना आ रहा है, 10/3 आ गया। 10/3 डायोप्टर आ रहा है। ठीक है, अब ये प्लस है या माइनस, तो ये प्लस है, इसका मतलब ये ओवरऑल किसकी तरह काम कर रहा होगा, कन्वर्जिंग की तरह। ठीक है, तो
अब हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस देख के हमें डर भी लगता है और इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीजें हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे दो दो, एक लेंस होगा एक मिरर होगा, ठीक है, एक प्लेन मिरर और ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि ओवरऑल पावर हमारी सिस्टम की क्या रहेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर ये सिस्टम कुछ इस तरीके से है, अगर आप इसे गौर से दिखेंगे तो एक बार लेंस, फिर एक बार मिरर है, और फिर उसी मिरर से जो इमेज बनेगी वो फिर से लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो दो बार हमें इसकी पावर निकालनी है लेंस की, और एक बार मिरर की, और सबको ऐड कर देना है, ओवरऑल पावर हमें यहाँ पे बता देनी है। और ये भी यहाँ पे बताना जरूरी है कि ये पूरा सिस्टम किसकी तरह काम करेगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग की तरह, वो हम साइन देखकर बता सकते हैं। तो एक बार इसको कोशिश कर लेनी चाहिए रफ कॉपी पर, जिससे आसानी हो जाए। अभी नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। यहाँ पे जो फोकल लेंथ ले लेना वो 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं इस लेंस की, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर बहुत ही जनरल वैल्यू है। तो अगर कई बाई चांस अगर नहीं दे कई बार, तो आप हमेशा ही 10 सेंटीमीटर मान के कर लें। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दो लेंस हैं, लेंस की पावर क्या होती है 1/f, मिरर की क्या होती है, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है इनफाइनाइट, तो पावर क्या होगी 0। इसका मतलब ये तो इसके तो कोई किस्सा ही नहीं है, बस इन दोनों का है। तो दोनों की पावर मतलब करना क्या था, ओवरऑल पावर हो जाएगी PL, मतलब लेंस की पावर प्लस फिर मिरर की पावर फिर प्लस दोबारा लेंस की पावर। तो मिरर की तो पावर ही 0 हो गई, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। लेंस की हो जाएगी 1/f, है ना, 1/f मतलब 1/10, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये भी आपका 2PL हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा, अच्छा ये सेंटीमीटर है तो ऊपर 100 लगा देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 20 डायोप्टर। पॉजिटिव है, इसका मतलब पूरा ओवरऑल सिस्टम कन्वर्जिंग सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक अलग टाइप के क्वेश्चन को और कर लेते हैं, जो है हमारा सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस में हमें यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर, और हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, पावर बतानी है ओवरऑल सिस्टम की। तो हम यहाँ पर अगर देखें इस क्वेश्चन को, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा लेंस है, ठीक है, तो लेंस के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पावर। पावर निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो लेंस के लिए हम फॉर्मूला क्या जानते हैं फोकल लेंथ का, 1/f जो होती है वो n-1 1/r1 1/r2 होती है, ठीक है। अगर हमें इंसिडेंट रे के बारे में कुछ ना बताया जाए तो हमें इंसिडेंट रे को सिंपल सा यहाँ पर रखना होता है, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इंसिडेंट रे को हमें यहाँ पर लेना है, और जब हमने इंसिडेंट रे को यहाँ पर ले लिया तो इसका मतलब ये वाली चीज आपकी नेगेटिव हो गई, और आपकी ये वाली चीज आपकी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पे समझनी है, ओके। अब उसके बाद अगर इंसिडेंट रे इधर नेगेटिव, मतलब जिधर इंसिडेंट रे होती है उधर के साइन हमें नेगेटिव लेने हैं, और जिधर आपकी जा रही होती है उधर के साइन पॉजिटिव लेने हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो रेडियस होगी किसके लिए, इस वाले केस के लिए, ठीक है, प्लेन सरफेस के लिए, वो कैसी हो जाएगी इनफाइनाइट। और इस वाले के लिए कैसी हो जाएगी, देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, नेगेटिव नेगेटिव वाली में, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी दूसरी रेडियस हो जाएगी -10, है ना, R2, और R1 तो आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर n कितना है हमारा 1.5, तो ये 0.5 बचेगा, ये हमारा इनफाइनाइट हो गया, प्लस ये हमारा 1/10 हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 1/5 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लेंस की पावर आएगी वो 5 डायोप्टर आएगी। अगर 5 डायोप्टर हमारा लेंस की पावर आ चुकी है तो हमें मिरर के लिए निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि देखो इसके अंदर एक मिरर भी है। तो इस मिरर के लिए अगर हम निकालेंगे तो अब कैसे निकालें, तो मिरर के लिए रेडियस आपकी माइनस के 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये कितना मीटर में अगर आप निकालेंगे तो 100/10 मीटर हो जाएगी, चलो उसे बाद में भी कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमें क्या है, पावर निकालनी है ना। हम जानते हैं मिरर की जो पावर होती है वो -2/r होती है, हमने पढ़ा था फॉर्मूला, है ना, माइनस आ जाता है आगे, मैंने बताया था ना लेंस और मिरर में जो अंतर है वो सिर्फ माइनस का ही था। और आपकी जो रेडियस है वो -10 है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर है तो इंटू 100 और कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 20 डायोप्टर। तो इस तरीके से हमारी पावर आ चुकी है, ओवरऑल पावर हो जाएगी ट्वाइस ऑफ लेंस प्लस 1 टाइम ऑफ मिरर, यानी कि आपका जो ओवरऑल आंसर है वो 30 डायोप्टर आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो पावर है इस ऑप्टिकल सिस्टम की वो 30 डायोप्टर आ चुकी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर 30 डायोप्टर पावर को ला सकते हैं, ठीक है। मतलब आंसर को हम यहाँ पर किस तरीके से लाएंगे, अगर ये हमारा कुछ और भी होता तो हम वहाँ पे उस तरीके से निकाल लेते, ठीक है। बस हमें नॉर्मल फॉर्मूले ही पता होना चाहिए, उसके बाद हम सीधे सीधे कर सकते हैं। बस हमें ये देखना है कि कितनी बार मिरर है, कितनी बार लेंस है, और सीधे सीधे जोड़ते जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 बार लेंस का काम हो रहा था, 1 बार मिरर का। तो बस हमें इतना ही करना था, 1 बार लेंस का निकाल लेते, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते और मिरर का निकाल लेते पावर और उसको ऐड कर देते, ठीक है। अगर ये प्लेन मिरर होता तो वो 0 हो जाती पावर ऑफ मिरर, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं अगर हम यहाँ पर पहचान पाए क्वेश्चंस को, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले आई। देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ चीजें होती हैं, जैसे पहला होता है आई, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, ऐसे ही एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ऐसे ही एक होता है टेलीस्कोप। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सिंपल वाला होता है, क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट बाद में काम आ जाते हैं। तो अभी हम सबसे पहले आई को देखते हैं, ठीक है। तो आई के बारे में हम नॉर्मली ऐसे बना लें आई को थोड़ा सा, तो मान लो इधर से आपकी रेज आई, ठीक है, और आपकी रेटिना पर ये मान लो कन्वर्ज हो गई, तो ये आपका ये इमेज यहाँ पर बनी है सपोज रेटिना पर। तो इस तरीके से हमारी ये बेसिकली आई का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर कुछ जो इश्यूज आ जाते हैं, डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया या हाइपरमेट जो भी है वो, शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो आपकी कन्वर्ज हो रही है यहाँ पर जो इमेज यहाँ पे बन रही है, कभी वो रेटिना से पहले बन जाती है तो कभी रेटिना के और बाद में बनती है, मतलब वो कन्वर्ज ही नहीं हो पाती है, तो इमेज सही से नहीं मिलती है। तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके के लेंस यूज करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, मान लो इमेज यहाँ पर बन गई, तो ऑब्वियस ही बात है, मतलब इमेज पहले बन गई, हमें बनानी बाद में थी, मतलब हमें डाइवर्ज करना पड़ेगा। तो कौन सा लेंस यूज करना है, कॉनकेव यूज करना है। अगर मान लो इमेज आपकी दूरी पर जाकर कन्वर्ज हो रही है लेकिन हमें पहले कन्वर्ज करना है, तो कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, जो कन्वर्जिंग पावर का है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो बस हमारा आधा कंसेप्ट तो यही से समझ आ गया, ठीक है, न्यूमेरिकल वाला नहीं, बेसिक वाला, ठीक है ना। अब हम मान लो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और हमें यहाँ पर कुछ चीजें पता होना चाहिए आई के लिए। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक फिगर अगर बनाऊं, तो ये मान लो हमारी आई है, एक चीज होती है नियर पॉइंट और एक चीज होती है हमारी फार पॉइंट, ठीक है। एक चीज होती है नियर पॉइंट, एक चीज होती है फार पॉइंट। नियर पॉइंट वो पॉइंट जिसके अंदर हमारी आंख कुछ भी नहीं देख सकती है, जो नॉर्मली एक सही नॉर्मल हेल्दी आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। और फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है, कोई फिक्स नहीं है, किसी आई के लिए कितना हो सकता है, किसी के लिए कितना हो सकता है। अब यहाँ पर बेसिकली ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनके बीच में अगर रखा रहेगा तो आई आसानी से उसे देख सकती है, जो हमारी आंख है वो आसानी से उस ऑब्जेक्ट को देख सकती है, अगर नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में वो रखा हुआ है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मायोपिया या नियर साइटेडनेस, ठीक है। तो जो मायोपिया होती है या नियर साइटेडनेस, नाम से पता चल रहा है कौन सी बीमारी है, नियर साइटेडनेस, मतलब पास की चीजें देख सकते हो, दूर की नहीं देख सकते, ठीक है। जो जनरली सभी लोगों को, मतलब नॉर्मल बच्चों को होती है, या मतलब जो हम लोगों को नॉर्मली जो, ठीक है। तो नियर साइटेडनेस की अगर हम बात करें तो ये ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर हम दूर की चीजों को नहीं देख सकते, पास की चीजों को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो फार पॉइंट है वो थोड़ा सा पास में आ जाता है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, आंख की क्षमता कम हो गई है दूर देखने की, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसी डायग्राम में समझाने की कोशिश करी जाए तो फार पॉइंट थोड़ा मान लो पास में आ गया, तो अब अगर ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा हुआ है तो वो दिखेगा ही नहीं आपको, तो क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जिससे ये जो आपका फार पॉइंट यहाँ पर, मतलब जो ये दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज कहीं यहाँ पर बन जाए, तो उससे क्या होगा, आंख आसानी से देख लेगी। तो लेंस क्या करता है, लेंस बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट आपका दूर रखा हुआ है उसको आंख के हिसाब से एडजस्ट कर देता है, ठीक है, जिससे हमारी जो आई है उसको देख लेती है, और कुछ उसमें चमत्कार वो लेंस नहीं करता है। तो नियर साइटेडनेस में कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर, है ना। माइनस में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि लेंस हमें यहाँ पर यूज करना है। अच्छा, कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो लेंस यूज करना है वो कॉनकेव करना है, क्योंकि आपकी जो इमेज बन रही होगी वो रेटिना तक पहुंच ही नहीं पा रही होगी, हमें डाइवर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ये u माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, u आपका मतलब ऑब्जेक्ट आपने कहीं इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, आंख तभी तो उसको देख नहीं पा रही है, वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। अब आंख की जो कैपेसिटी है वो है कि उसका जो फार पॉइंट है वो यहाँ शिफ्ट हो गया है सपोज, तो हमारा जो इमेज है हमें कहां पर बनानी है, फार पॉइंट पर बनानी है, जिससे हमारा जो आई है उसको देख पाए, फार पॉइंट के अंदर बनानी है, ठीक है। पर लेकिन हम सॉल्व करने के लिए फार पॉइंट पर बना लेते हैं, ठीक है।
तो माइनस एफ पी पर हमें उसको बनाना है। ओके, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है पावर का, तो हमें फोकल लेंथ पता चल जाएगी तो पावर निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हमें किसी लेंस का यू पता है, वी पता है, तो फोकल लेंथ पता है, मतलब है ना, और अगर फोकल लेंथ पता है तो पावर पता है, ठीक है। तो बस पावर का यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने पावर आपको पहले समझा दी है, जिससे बेहतर तरीके से हम यहाँ पर चीजों को अप्लाई कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगली चीज होती है फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। तो उस केस में क्या होता है, फार साइटेडनेस में जो इशू है वो है आपका कि भाई दूर की चीजें दिखती हैं, पास की नहीं दिखती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये हमारी आंख है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, और हमारा नियर पॉइंट मान लो यहाँ पर है, और फार पॉइंट मान लो इन्फिनिटी पर है, ठीक है। अब की बार आंख दूर को देख सकती है, मतलब जैसे जो ओल्ड लोग होते हैं, बूढ़े बड़े लोग, उनमें ये दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर ये हमारी आंख है, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये आपका नियर पॉइंट के अंदर है ना, मतलब नियर पॉइंट थोड़ा दूर शिफ्ट हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 25 सेंटीमीटर के अंदर है, मैं ये कह रहा हूँ कि नियर पॉइंट आंख का अब की बार मान लो 50 सेंटीमीटर हो गया है, मतलब आंख जो है 50 सेंटीमीटर के अंदर कुछ नहीं देख पा रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लेकिन आपका थोड़ा अंदर है, मान लो अखबार पढ़ना है किसी को, किताब पढ़नी है, तो कैसे पढ़ेगा वो, तो उस केस में उसे क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को कहीं नियर पॉइंट पर लेकर आना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या करेगा, ऐसा लेंस देगा जो ये ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पर बना दे, ठीक है, जिससे क्या होगा, आंख उसको देख लेगी। तो हमें कौन सा लेंस यूज करना है, हमें जो लेंस यूज करना पड़ेगा वो लेंस यूज करना पड़ेगा कॉन्वेक्स, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स वो लेंस है जो आपका कन्वर्ज करता है, मतलब बेसिकली हमारी जो रेटिना होती है उस पर जो रेज, देखो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि जब आप फोकल लेंथ निकालोगे यू को इनफाइनाइट लेकर, वी को फार पॉइंट लेकर, तो आपकी फोकल लेंथ आपकी माइनस में आएगी, मतलब पावर माइनस में आएगी। तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि आपका लेंस कॉनकेव है, क्योंकि नेगेटिव पावर आने का मतलब कौन सा सिस्टम, डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव, ठीक है। और जब हम इसको यूज करेंगे, इसके फॉर्मूले को देखो, यहाँ पर हमारा जो यू है वो -25 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको नियर पॉइंट पर माना है, लेकिन आंख हमारी कमजोर हो चुकी है और नियर पॉइंट पर जो रखा ऑब्जेक्ट है उसको भी नहीं देख पा रही है। तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पर हमें उसकी इमेज बनानी है नियर पॉइंट पर, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में नियर पॉइंट दिया गया होगा उस पर हमें इमेज बनानी है, और हमारी जो फोकल लेंथ है वो हमें निकालनी है। क्यों निकालनी है, जिससे हम पावर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा, अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम एक और होती है प्रेस बायोपिया, उसमें आपका दोनों ही डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, उसमें बाईफोकल लेंस यूज किया जाता है। तो प्रेस बायोपिया में दोनों ही दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसमें बाईफोकल लेंस हम यूज करते हैं। उसमें मतलब ऊपर वो आधा हिस्सा कॉनकेव का, आधा हिस्सा कॉन्वेक्स का, ये भी बूढ़े बड़े लोगों में ज्यादा होता है। और एक होता है प्रोग्रेसिव लेंस, ठीक है, ऐसे ही अलग अलग तरीके के। एक होती है एस्टिग्मेटिज्म जो हमारे काम की नहीं है, ठीक है, हमारे जो काम की है क्वेश्चन यही से हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं, एक पर्सन है जो आपका ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता 2 मीटर के बाद, ठीक है, मतलब ऐसे मान लो कि आपकी ये कोई आंख है, ठीक है, ये कोई आंख है, और ये आपका जो है कौन सा पॉइंट है, ये आपका फार पॉइंट है उस आंख का, है ना, मतलब फार पॉइंट किसी आंख का 100 मीटर भी हो सकता है, किसी का 50 मीटर है, किसी कोई आपका मान लो 3 मीटर ही नहीं देख पा रहा है, मान लो आंख का इशू है। ये हमारी आंख है, आई है, और ये हमारा फार पॉइंट है, और यहां पर ये सिर्फ 2 मीटर पर है फार पॉइंट आंख से, ठीक है। तो पर्सन जो है वो 2 मीटर के बाद की रखी हुई चीजों को नहीं देख सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो आपका मान लो यहाँ पर रखा हुआ है, मान लो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो आपका आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब यहाँ पर पावर बताओ लेंस की जिससे वो आपका दूर के रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 मीटर पर फार पॉइंट है और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो आपसे पूछा गया है कि पावर बताओ उस लेंस की, जो लेंस आप यूज करोगे, कौन सा लेंस यूज करोगे, ये तो क्लियर है, कॉनकेव यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो, क्योंकि मायोपिया की बीमारी है, दूर की चीजों को ना देखने पर, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन हमें उसको, उसकी इमेज बनानी किधर है, हमें उसकी इमेज फार पॉइंट पर बनानी पड़ेगी। अगर हमने फार पॉइंट पर बना दी तो हमारी आंख उसको देख लेगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पावर बतानी है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर बेसिकली पावर निकालनी है, क्वेश्चन ने तो पावर पूछा है, ठीक है। अब पावर के कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पावर निकालने के से पहले फोकल लेंथ, ठीक है, क्योंकि कोई भी लेंस की पावर होगी 1/f, लेकिन उसके लिए f तो पता करें पहले। अब f कहाँ से लेकर आए, देखो बड़ा आसान है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, और जो हमारी इमेज है वो हमें बनानी है फार पॉइंट पर। फार पॉइंट कितना है, 2 मीटर है ना, -2। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो जैसे हम वैल्यूज रखेंगे तो फोकल लेंथ हमारी आएगी यहाँ से कितना, जो फोकल लेंथ है यहाँ से 2 मीटर आई होगी, ठीक है, माइनस के 2 मीटर। तो बस हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है
और हमारी पावर आ जाएगी माइनस के 0.5 डायोप्टर। अच्छा, माइनस हमारा आना भी चाहिए था, ठीक है, ये हम पता भी कर सकते हैं, हमारे माइंड में है कि भाई मायोपिया होगी तो पावर माइनस में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लेंस कॉनकेव है। अगर कॉन्वेक्स लेंस वाली बीमारी है या हाइपरमेट्रोपिया तो मतलब पावर पॉजिटिव आनी चाहिए। तो आधा हम डिस्कशन मतलब आधा जो अंदाजा है ऑप्शन 4 ऑप्शन में से 1-2 तो वैसे ही हटा सकते हैं। हो सकता है लकीली 3 ऑप्शन ऐसे हो जो पॉजिटिव हो, ठीक है, कोई पता नहीं चलता है एग्जामिनर की, कभी कभी बेवकूफी कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ इस आई को इतने छोटे से टाइम में, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं जिससे क्वेश्चंस तो एटलीस्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। अभी तो हम क्वेश्चन और करेंगे आई के, ऐसी बात नहीं है। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है देखो आई को समझाने की। अब ऑब्वियस सी बात है हम 10 मिनट में कैसे 1 घंटे के टॉपिक को समझा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम मतलब आगे बढ़ाएंगे अगले टाइप का क्वेश्चन। एक पर्सन है जो आपका ऑब्जेक्ट को मतलब अब की बार ऑब्वियसली बात है हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एक पर्सन है जो आपका 75 सेंटीमीटर से अंदर की चीज नहीं देख सकता। मतलब हम एक नॉर्मल इंसान 25 सेंटीमीटर की चीज को देख सकता है, बट लेकिन वो जो इंसान है वो 75 सेंटीमीटर के अंदर तक कोई चीज नहीं देख सकता है। मतलब उसे नियर साइटेडनेस है, सॉरी हाँ नियर साइटेडनेस है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका फार साइटेडनेस है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है आपका फंडा, जो आपका आई है वो किस इस तरीके से है, ठीक है। और आपका जो अच्छा ये डायग्राम आपको खुद ही बनाना है आपकी बात, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी बता दिया तो फिर तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो 75 सेंटीमीटर के अंदर रखी हुई चीज को नहीं देख सकता, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब उसका ये कौन सा पॉइंट हो गया, उसका ये वो वाला पॉइंट हो गया जो नियर पॉइंट है, ठीक है। उसका जो 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट होकर 75 सेंटीमीटर नियर पॉइंट बन गया है। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक हेल्दी आई के नियर पॉइंट पर, 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है ऐसा लेंस हम कौन सा लेंस यूज करें, कितनी पावर का लेंस यूज करें जिससे ऑब्जेक्ट आपका जो 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है वो दिख पाए उस इंसान को, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। खुद ऐसा एक डायग्राम बनाना है इस तरीके का जिसमें आई, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट बनाने हैं, और इसी तरीके से फोकल लेंथ निकालनी है और उसी तरीके से हमें आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ही बता दूंगा उस पूरे को तो आपका आधा तो आंसर फिर उसी में हो जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या आंसर हमारा आएगा। तो हमेशा किसी भी लेंस की पावर निकालने से पहले फोकल लेंथ हमें पता होना चाहिए। तो पावर का कॉन्सेप्ट बताने का जो यही था वो यही था कि भाई हमें पावर आनी चाहिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले। तो यहाँ पर यू हमारा कितना है? माइनस के 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यू का मतलब आपका जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट तो मान लो अखबार पढ़ रहा है कोई बूढ़ा बड़ा आदमी, ठीक है, मान लो दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो आपका जो दादाजी जो अखबार पढ़ रहे हैं वो तो आपका 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, लेकिन वो उनका जो नियर पॉइंट है वो खिसक के 75 हो गया है। अब हमें करना क्या है? ऐसा लेंस उनको देना है जिससे जो अखबार जो न्यूज़पेपर 25 पर रखा हुआ है वो उन्हें 75 पर नजर आए उनकी आंख को, जिससे उनकी आंख उस अखबार को पढ़ पाए। अगर हमें यहाँ से पता चला कि भाई u माइनस का 25 है तो हमारा जो इमेज बनेगी वो माइनस के 75 पर बनेगी। तो यानी कि हमारा जो 1/f होगा वो 1/u प्लस 1/v होगा। 1/u मतलब 1/ माइनस का या फिर हम कह सकते हैं 1/v प्लस 1/u होता है हमारा, 1/v माइनस 1/u होता है। तो अगर ये 75 है और ये आपका प्लस 1/25 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आना चाहिए फोकल लेंथ का सॉल्व करके वो आना चाहिए आपका 2/75, लेकिन ये सेंटीमीटर में आना चाहिए। तो हमारी जो पावर है वो हो जाएगी 1/f, ठीक है। अच्छा, प्लस में आना चाहिए आंसर क्योंकि कॉन्वेक्स यूज होगा। तो आंसर आना चाहिए 1/f। जब हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आना चाहिए, सॉरी, जो फोकल लेंथ आ रही होगी वो आपकी ये 1/f का आंसर है, ठीक है, ये 1/f का आंसर आना चाहिए। तो हमारी यही पावर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही पावर हो जाएगी। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो पावर 1/f के बराबर ही होती है। तो ये हो जाएगी 2/75, है ना। इसको हमें किस में बदल देना है? बस मीटर में, जिससे हमारा आंसर जो है वो कैसे आ जाए? डायोप्टर में। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 3 और ये 4 टाइम ये हो जाएगा 8/3 डायोप्टर, ठीक है। प्लस में क्यों आया है? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस यूज करना था, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, तो ये टॉपिक भी हमारा नहीं होगा और अगला भी नहीं होगा। तो बेहतर है कि हम अच्छे से कर लें। एक और क्वेश्चन यहाँ पर, एक पर्सन है जो आपका लेंस यूज करता है जिसकी पावर हमारी +2 डायोप्टर है,
ठीक है। और हमें बताना है नियर पॉइंट की पोजीशन, अगर नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर पर है नॉर्मल आई के लिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? एक पर्सन है जो कौन सा लेंस यूज करता है, ऐसा लेंस जिसकी पावर इतनी है, ठीक है। अच्छा, इससे इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, प्लस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है वो, ठीक है। तो इसका मतलब उसे कौन सी बीमारी है, कॉन्वेक्स लेंस किसमें यूज होता था, हाइपरमेट्रोपिया में, मतलब वो पास का नहीं देख सकता है। तो हमें बताना है नियर पॉइंट की पोजीशन, अगर नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर है नॉर्मल आई के लिए, ठीक है। भाई अगर नॉर्मल आई है उसके लिए तो 25 सेंटीमीटर हमें पता ही है, लेकिन उस इंसान के लिए नियर पॉइंट कितना खिसक गया होगा ये हमें बताना है। एक तरीके से जो नियर पॉइंट है ना, वो हमारी क्या दी गई है, हमारी जो ऑब्जेक्ट दी गई है एक तरीके से, मतलब हमारा ऐसे मान लो दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और वो अखबार जो है वो 25 सेंटीमीटर पे है, और हमें बताना है कि दादाजी को अखबार पढ़ाने के लिए उस 25 सेंटीमीटर का जो नियर पॉइंट है उसको किधर कितना शिफ्ट कर दें, या फिर आंख का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से हटके कितना आगे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है, मतलब पहले से लिंक्ड है, जो अभी अभी करा है उससे कुछ कुछ लिंक्ड है, बस टॉपिक अलग है, मतलब कंसेप्ट अलग है। तो वी शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, हमारी जो पावर है वो प्लस 2 डायोप्टर है, पावर होती है 1/f के बराबर, ठीक है। ये हमारी 2 के बराबर दी गई है। तो हमारा जो फोकल लेंथ है वो सिंपल सी बात है 1/2 मीटर के बराबर है, और यू हमारा -25 है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा 25 सेंटीमीटर पे है ना। अखबार अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो जो दादाजी न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो वो 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तभी तो वो उसको नहीं देख पा रहे हैं, तभी तो हमें क्या करना है, उसको उठाकर उनके नियर पॉइंट पर लेकर जाना है। तो हमारा यहाँ से जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, जो इमेज बनेगी वो नियर पॉइंट पर हमें बनानी है। तो हमारा जो 1/f होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u। तो 1/फोकल लेंथ मतलब 50, 1/नियर पॉइंट, ठीक है, प्लस 1/25। तो हमारा नियर पॉइंट आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। बस हमें इतना सा करना था और हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। इतना आसान था, जितना यहाँ पे लग रहा है उतना ही था आसान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके टॉपिक, इसके जो चीजें हम पढ़ेंगे अभी, जो कॉन्सेप्ट्स, वो आपके बाकी के सब में काम आएंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज वेल एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक चीज होती है विजुअल एंगल, ठीक है। तो विजुअल एंगल जितना बड़ा होता है उतना ही बेहतर हमें ऑब्जेक्ट दिखता है, मतलब उतना ही बड़ा हमें ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट या इमेज हमारी आंख पर एंगल बनाई होती है उसको विजुअल एंगल हम यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। अब जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो होती है d/u, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर होती है d/u। तो यहाँ पर हमें ये चीज समझनी है कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो d/u हो गई, ओके। तो अब यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर d/u हो गई, तो ये हमें एक नॉर्मल फॉर्मूला पता चला मैग्नीफाइंग पावर का, ठीक है। मतलब d/u एक नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। वैसे मैग्नीफाइंग पावर आपकी θ/θ0 है, ठीक है, जहां पर ये थीटा जो है वो है आपका जो सिंपल माइक्रोस्कोप लगाने के बाद विजुअल एंगल, और ये आपका सिंपल आंख से देखने पर विजुअल एंगल, ठीक है। तो हम इसको भूल जाते हैं क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज हो जाएगी जहां पर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर d/u होती है, हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक केस होता है जब हमारी इमेज इन्फिनिटी पर बनी होती है, ठीक है। अगर इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बनी है तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रहा होगा, फोकल लेंथ पर रहा होगा, ठीक है। अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनी है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी इन्फिनिटी के लिए वो कितनी हो जाएगी, d/u, u की जगह f आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी मैग्नीफाइंग पावर है जब इन्फिनिटी पर आपका जो है इमेज बनी है, ये आपकी मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है। जब कोई इमेज बहुत ज्यादा दूर है हमसे, हम किसी चीज को देख रहे हैं और वो बहुत दूर है, तो हमारी आंख को इतना ज्यादा प्रेशर उस पर नहीं लगाना पड़ता है देखने में, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं जब इमेज आपकी डी पर बनी है, व्हेन इमेज इज एट डी, जब आपकी इमेज डी पर बनी होगी तो वहां पर हम देखेंगे कि आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो तो काम करेगा ही, ठीक है। मतलब जब इमेज डी पर बनेगी तो आपकी जो इमेज है वो -d पर बन गई, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है, जहां पर हमें दिया गया होगा क्वेश्चन के अंदर। तो मैग्नीफाइंग पावर जो हमारी होगी वो हो जाएगी d/u, ठीक है। तो ये हो जाएगी d, 1/u की जगह हम 1/f प्लस 1/d लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी d/u इज इक्वल टू 1 प्लस d/f,
ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये हमारी मैग्नीफाइंग पावर थी। तो अगर बस हमें सीधे सीधे ध्यान रखना है, कुछ भी फालतू का ध्यान नहीं रखना है। मैग्नीफाइंग पावर अगर हमारी जो इमेज है वो डी पर बनी है, डी मतलब क्या, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैग्नीफाइंग पावर हमारी डी पर बनी, इमेज हमारी अगर डी पर बनी है तो मैग्नीफाइंग पावर हमारी वन प्लस डी बाई एफ हो जाएगी, है ना, जो मैक्सिमम होगी। क्योंकि अगर इमेज हमारे बिल्कुल पास में बनी है तो हमें आंखों को बहुत ज्यादा खोलना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। तो एज अ समरी अगर हम यहाँ पर देखें तो सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं जो हमने सीखे हैं और दोनों को ही बस याद रखना है, ठीक है। अगर और बेहतर तरीके से इसको सीखना है तो प्लीज एक बार लेक्चर देख लें, वो वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो है, ठीक है। चलिए अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें सिर्फ इन्हीं दोनों फॉर्मूले के ऊपर सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कैसा पूछा जा सकता है, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ हमें 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको बताना है उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है जब इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है। तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो, मैग्नीफाइंग पावर इन्फिनिटी पर क्या होती है, डी बाई एफ, ठीक है। अब डी की वैल्यू 25, एफ की वैल्यू 2.5, 2.5, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो मतलब मैग्नीफाइंग पावर 10 है। अच्छा 10 का मतलब क्या है, मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या है, मतलब जो हमारी इमेज थी, सॉरी जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको 10 गुना ज्यादा बड़ा करके दिखा सकता है ये माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो 10 गुना ज्यादा इसकी पावर है। अब ये तो पहला केस था जब मैग्नीफाइंग पावर निकालनी थी इन्फिनिटी पर इमेज बनने पर। दूसरा क्वेश्चन इसी में आपको बताना है मैग्नीफाइंग पावर जब आपकी जो इमेज है वो डी पर बनेगी, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर अगर हमें डी पर निकालनी है तो 1 प्लस डी बाई एफ हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 10 मतलब 11, यानी कि जो आपकी इमेज बनेगी वो 11 गुना ज्यादा बड़ी बनेगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे जब आपकी 50 सेंटीमीटर पे है इमेज बनेगी तो v की वैल्यू -50 आ जाएगी, ठीक है। और फोकल लेंथ हमारा जो आ जाएगा वो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और जो u है वो हमारा -u यहाँ पर हो जाएगा। तो बस हमें यहाँ से u कैलकुलेट कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस हमें यहाँ से u की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये एक नॉर्मल केस था जब हमारी इमेज 50 सेंटीमीटर पर बनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ से नॉर्मली ही चीजों को सॉल्व करना है। ये 2.5 है, तो यहाँ से जो u की वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं आसानी से, कैसे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। अच्छा अब इस केस में मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, लेकिन वो कैसे निकालें, ठीक है। तो ये वाला जो केस है इसमें अभी हम सिर्फ 1/f निकाल कर लाएंगे जो भी आंसर हमारा आएगा, ठीक है। तो लेकिन 1/u निकाल कर लाएंगे, f तो हमें पता ही है। तो देखो हमारा जो 1/f होगा वो 1/v माइनस 1/u होना चाहिए। तो 1/u हम यहाँ से निकाल के लाएंगे तो कितना आएगा, 1/f प्लस 1/v यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस मैंने सब हटा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका फोकल लेंथ तो हमारी 2.5 है, ठीक है। और जो हमारी v है वो 50 सेंटीमीटर है। तो हमारा 1/u इतना आ गया, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, मैग्नीफाइंग पावर जो होती है नॉर्मल वो होती है d बाई u, ठीक है। मतलब जो भी 1/u की वैल्यू है उसमें d से मल्टीप्लाई कर दो, और d कितना होता है 25 सेंटीमीटर, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा 10 बार जाएगा, तो ये हमारा कितनी बार जाएगा 1/2 है ना, 0.5 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10.5 आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। किस चीज की मैग्नीफाइंग पावर आई है, ये हमारी उस इसकी पावर आई जो हमारा लेंस हम यूज कर रहे थे, सिंपल माइक्रोस्कोप जो यूज कर रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या फंडा है, यहां पर एक हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है तो दूसरा हमारा आई पीस है, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज आई पीस। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस आपका एक सिंपल सा लेंस है, ठीक है। और आई पीस हमारा एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें इसकी ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, तो हम इसमें जो करेंगे वो ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस। मतलब अब की बार हमें क्या करना है, बेसिकली मैग्नीफाइंग पावर अगर हमें निकालनी है तो हमें दोनों की यहाँ पे मैग्निफिकेशन को लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन तो आपकी, मतलब देखो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैंने यूज किया मैग्निफिकेशन, जबकि जो आई पीस है उसके लिए मैंने यूज किया मैग्नीफाइंग पावर। इसका एक रीजन है, क्यों है, क्योंकि
जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो आपका सिंपल लेंस है, और सिंपल लेंस में हम मैग्नीफाइंग पावर नहीं निकालते हैं, उसमें हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन। और जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो आईपीस है, आईपीस है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम मैग्निफिकेशन नहीं निकालते थे, मैग्नीफाइंग पावर निकालते थे, जो अभी अभी हम देख कर भी आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें आधे मतलब जो बेसिकली जो मुद्दा है क्वेश्चन का वो तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कैसी चीजें हमें पूछी जा सकती हैं, तो एक पहला केस जैसे मान लो हमसे पूछा गया कि अगर आपका जो u है वो एफ ई के बराबर है, मतलब आपने मान लिया कि फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बनी है। जब फाइनल इमेज आपने इन्फिनिटी पर बनाई है तब ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहला केस है जब आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनी है। दो ही केस होते हैं हमेशा, या तो इन्फिनिटी पर बनी है या डी पर बनी है, और किसी नॉर्मल पोजीशन पर बनी है तो उसका अभी अभी हमने क्वेश्चन करके भी देखा था, हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे और फिर वहां से मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला केस है वो है जब इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बनी है। ठीक है, और आपका जो यू ई है मतलब आईपीस, देखो आईपीस आपकी फाइनल इमेज बनाएगा, तो आईपीस के लिए जो यू है वो फोकल लेंथ पर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ पर है तभी तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी उस लेंस की। ठीक है, और हमारी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनी है, तो हमें यहाँ से पूछा जाए मैग्नीफाइंग पावर बताओ इस पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो हमारी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, हम जानते हैं ये होगी एमओ इंटू एमपीई, है ना, या फिर एमओ इंटू एमई ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहां से हम जानते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो एक नॉर्मल सा लेंस है, उसके लिए मैग्निफिकेशन हम जो नॉर्मल तरीके होते हैं, किसी भी लेंस के लिए मैग्निफिकेशन निकालने के नॉर्मल तरीके क्या थे, जो नॉर्मल फॉर्मूले थे, जैसे वी वाई, ठीक है, वी वाई यू वगैरह, एफ अपॉन एफ प्लस यू वगैरह जो हमने पढ़े थे उनकी बात मैं कर रहा हूँ, तो उस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था एच आई बाई एच ओ वी वाई यू, या फिर एफ अपॉन एफ प्लस यू। इस तरीके से मैंने कई सारे फॉर्मूले की बात करी थी जब हमने वो लेंस पढ़ा था। तो मैग्निफिकेशन इसके लिए तो हम निकाल ही लेंगे। तो आई पीस के लिए मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, अच्छा आई पीस क्या है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप इन्फिनिटी पर बनने वाली इमेज के लिए मैग्नीफाइंग पावर कितना रखता है, देखो नॉर्मल फॉर्मूला तो डी वाई यू है, लेकिन यहां पर डी वाई एफ ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब फाइनल इमेज आपकी डी पर बनेगी। ठीक है, तो फाइनल इमेज अगर डी पर बनेगी तो आपकी जो फाइनल इमेज है वो माइनस डी पर बनी, और जो यू है वो माइनस यू ई हो गया। ठीक है, तो यहां से हम इजिली क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम इजिली फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका जो फोकल लेंथ है वो हम निकाल लेंगे, लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर है वो तो मैग्नीफाइंग पावर का पूछा जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर हमारा डी के लिए कितनी हो जाएगी, देखो फॉर्मूला तो वही है एमओ इंटू एम ई। अब एमओ तो हमारा नॉर्मल सा है, अब लेकिन जो आई पीस है उसके लिए मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा 1 प्लस डी वाई एफ ई। ठीक है, तो ये हमें चीजें यहां पर समझनी है, एमओ 1 प्लस डी वाई एफ ई। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हमारा यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमने निकाल ली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे जो हैं इस तरीके से कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको बताने की कोशिश करी है पूरी चीजें। तो यहाँ पर आपको लेंथ वगैरह के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। तो लेंथ के क्वेश्चन अभी मैं आपको एक समरी बता दूंगा, तो सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कंपैरिजन हमारा हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, भाई ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारा, उसके लिए फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है, और आपका आई पीस के लिए फोकल लेंथ हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है यानी कि जो नॉर्मल आपका जो लेंस है उससे आपका ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ठीक है, माइनस लगाया है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बताना है, तो हमें बताना क्या है, मैग्नीफाइंग पावर बतानी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, और लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, अब मैग्नीफाइंग पावर कब बतानी है, जब इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला पॉइंट है, जब फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बनेगी, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा, इस वाले लेंस के लिए जो एमओ होगा वो कितना होगा, वो होगा वी बाई यू। ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल लेंस है, और नॉर्मल लेंस के लिए आपका जो मैग्निफिकेशन होता है वो वी बाई यू होता है। ठीक है, अब जो वी है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वो हो जाएगा यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ठीक है, तो u हमारा कितना है -1.25, फोकल लेंथ कितनी है 1 है। ठीक है, और आपका जो u है फिर से इतना, तो हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो इमेज बनी होगी वो 5 पर बनी होगी। ठीक है, तो हमारा काम हो गया, ऊपर वाली वैल्यू 5 है, नीचे वाली वैल्यू -1.25 है, तो हमें मैग्निफिकेशन पता चल गया -4।
ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का निकला है अभी, हमें तो पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का निकालना है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हमें पता है। तो हमारा जो पहला केस है वो पूछा है मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जब इमेज इंफिनिटी पर बनी है, मतलब हमें एमओ इंटू एम ई करना है। अब जो एमओ है वो कितना है हमारा, वो है आपका 4, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन है वो आपका 4 है, हमारा आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब हमारा एम ई कितना होगा, एम ई आपका मतलब क्या है, आईपीस का मैग्निफिकेशन। और आईपीस कैसा है आपका, आईपीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर निकाली जाती है, ना कि मैग्निफिकेशन। तो उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेते हैं। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती थी सिंपल माइक्रोस्कोप की, या तो डी बाई यू होती थी नॉर्मली, अगर इन्फिनिटी पर बना रहे हो तो डी बाई एफ होती थी, तो डी बाई एफ यहां पर कर देंगे। डी आपका 25 है और एफ आपका कितना है, फोकल लेंथ जो है वो आपका आईपीस का 5 है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 20, ठीक है। तो यहां से हमारा हो गया। अब लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, ध्यान रखना, लेंथ जो होगी वो आपकी वीओ प्लस एफ ही हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपकी जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्टिव लेंस की वो प्लस आपका एफ ही। अगर मैं यहाँ पर जो मैंने दोनों लेंस यहाँ पर रखे थे, यहाँ पर आपको मैं बनाकर दिखाऊं, तो देखो अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ कहीं था तो इसकी एक इमेज बनेगी, मान लो कहीं भी, मान लो यहाँ कहीं बन गई, ठीक है। तो ये जो इमेज बनेगी ये वीओ डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब मान लो अगर हमें इन्फिनिटी पर इमेज बनानी है फाइनल, तो हमें इसके फोकस लेंथ पर ये बनानी पड़ेगी आईपीस के, तभी तो ये इन्फिनिटी पर जाकर बनेगी इमेज, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई टोटल, वीओ प्लस एफ ई, ठीक है ना। तो यहां से लेंथ जो हो गई वो हो गई हमारी वीओ प्लस एफ ई, ठीक है। तो लेंथ का क्वेश्चन भी हम यहां से कर सकते हैं। अब हमारी वीओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज जो कहां पर बनी है 5 पर, और एफ ई का मतलब क्या है, फोकल लेंथ आईपीस का, जो हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर की यूनिट तो कोई आएगी नहीं, क्योंकि वो तो एक सिंपल सा रेशियो है। तो ये हो गया 20, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब इसी में पार्ट 2 हमसे पूछा जा सकता है। पार्ट 2 पूछा जा सकता है कि उसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करो जब आपकी फाइनल इमेज डी पर बनी है, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो हमारी होती है एमओ इंटू एम ई, ठीक है। ये हम समझ ही चुके हैं। अब ऑब्जेक्टिव लेंस एक सिंपल लेंस होता है, तो उसकी तो फिक्स ही है, मैग्निफिकेशन 4 ही रहेगी। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती थी डी पर, वो होती थी 1 प्लस डी बाई एफ ई, है ना, ये होता था ना 1 प्लस डी बाई एफ ई। अगर हमने डी बाई एफ ई निकाला है, जो अभी अभी हमारा कितना आया था 5, तो 1 प्लस डी बाई एफ ई 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 6 यानी कि 24। तो हमारा ये आंसर तो आ चुका है। अब हमें इसी में अगर लेंथ पूछी जाए तो लेंथ क्या होगी, लेंथ फिर से वही वीओ प्लस आपका यूई हो जाएगी, है ना। भाई पहले तो हमने फोकस पे आपकी कंसंट्रेट करी थी उसको ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज को आईपीस के फोकस पर, जिससे आपका फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर मिले। लेकिन अब की बार हमें फोकस पर नहीं करना है, हमें आपका डी पर बनानी है इमेज, तो हमें यहाँ पर नॉर्मल यूई यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा वीओ प्लस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, है ना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, जब हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये आना चाहिए 9.16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बार चेक कर रहे हैं आंसर को यहाँ पे पुट करके वैल्यूज को, ठीक है। वीओ 5 है, डी 25 है, एफ 5 है, ठीक है। तो बस हमें इन वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आईपीस की है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की 40 है, मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है, ठीक है। अब यहां पर हमें बताना है फाइनल इमेज अगर डी पर है, मतलब ये कौन सा केस है, मैग्नीफाइंग पावर डी वाला। अगर फाइनल इमेज हमारी डी पर बनी है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी है और लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितनी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सीधे सीधे हमारा फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर ये हमारी डी के लिए दी गई है, जब इमेज डी पर बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो फिर से एमओ इंटू एम ही होता है, ये तो हम जानते ही है। तो एमओ की वैल्यू हमने एमओ रख दी और एम ई की वैल्यू 1 प्लस डी बाई एफ ही रख दी, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो आपका 40 हो गया, है ना। एमओ की वैल्यू हमने एमओ रख दी और ये आ गया आपका 1 प्लस डी की वैल्यू 25 है और एफ ई की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो यहां से जो आंसर आया वो आया हमारा, ये हो जाएगा 6, और एमओ का आंसर जो आ जाएगा वो 40/6 आ जाएगा, है ना। तो एमओ का आंसर 40/6 आ गया। ये क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने पूछा है आपकी बताओ जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो लेंस है
क्योंकि दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है, तो मैग्निफिकेशन होता है वीओ बाई यूओ। तो हम यहाँ से वीओ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीओ हमारा कितना आएगा, वीओ आएगा 40/6 इंटू यू। यू मतलब ऑब्जेक्ट आपका जो रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, वो आपका रखा हुआ है आपका, वही निकालना है, सॉरी हमें इमेज तो हमारी डी पर बनी है, ठीक है, हमें यू निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो यूओ हो जाएगा वो वीओ बाई एमओ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम आसानी से इसको निकाल के ला सकते हैं, एमओ की वैल्यू हम फाइंड कर ही चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेकिन हमें लोचा ये है कि वीओ भी नहीं पता है, तो हमें मैग्निफिकेशन का फिर दूसरा फॉर्मुला भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन एक सिंपल लेंस के लिए कितने तरीके से हम निकाल सकते थे, वी बाई यू, एच आई बाई एच ओ, या फिर एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मुला था एफ अपॉन एफ प्लस यू। अगर किसी को ये याद है तो बहुत बढ़िया है, एफ अपॉन एफ प्लस यू। यानी कि हमें फोकल लेंथ तो पता है ऑब्जेक्टिव की, यू हमें निकालना है, मैग्निफिकेशन हमें पता है, तो मैग्निफिकेशन हमारा 40/6 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो एफ है, फोकल लेंथ हमारी कितनी है, 2 है ना, 2, और आपका जो यू है वो हमें निकालना है। अच्छा, मैग्निफिकेशन हम माइनस में लेंगे या प्लस में, तो डेफिनेटली हमें माइनस में लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है ना। तो हमारा जो यू आ जाएगा यहाँ से, वो आ जाएगा माइनस के 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत इजी सा क्वेश्चन था, मतलब अगर हमें बस ये क्लियर हो जाए कि सारे फॉर्मूले हमारे क्या हैं और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज होने वाले दोनों लेंस, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। ऑब्जेक्टिव होता है सिंपल लेंस, जबकि आईपीस होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर हमें इतना कॉन्सेप्ट पता है तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने करा क्या, हमने सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। ये फिर हमने मैग्निफिकेशन निकाला है ऑब्जेक्टिव के लिए। हमने सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले को यूज करके क्या निकाला, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका मैग्निफिकेशन। जैसे हमें वो पता चल गया तो हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि हमें यू निकालना था और हमने सीधे उसको फॉर्मूले को पुट किया एफ अपॉन एफ प्लस यू को, और वहां से यू निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को इजीली निपटा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज है आपकी जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में क्या लोचा है, टेलीस्कोप तो ठीक है, टेलीस्कोप में आपका फंडा सब मतलब वही है, कुछ भी ऐसा अलग नहीं है। देखो इसमें भी पहला केस वही है, जब फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनी है तो हमारा जो आईपीस है उसके लिए आपकी जो यू रही होगी वो फोकल लेंथ पर रही होगी। जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पर रहता है तभी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। तो इन्फिनिटी के लिए मैग्नीफाइंग पावर जो आएगी वो आएगी हमारी एफ ओ बाई एफ ई, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है एफ ओ बाई एफ ई, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं नॉर्मल सेटिंग, ठीक है। जो टेलीस्कोप होता है उसकी नॉर्मल सेटिंग में एफ ओ बाई एफ ई हमारा मैग्नीफाइंग पावर आती है, ठीक है। लेंथ जो होती है इस केस में वो सिंपल सी एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर होती है। दूसरा केस क्या होता है, वही जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि इमेज आपकी डी पर बनेगी, ठीक है। जब भी फाइनल इमेज डी पर बनेगी मतलब वी की वैल्यू माइनस डी है ना, और यू की वैल्यू माइनस यू ई है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो यहां से यूई की वैल्यू आएगी निकल के, वो क्या आती है, वो आती है एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, ठीक है। जब हम यहां से क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/fe जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो यूई है मतलब जो आई पीस है उसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर रखा आएगा, इतने पर रखा आएगा, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है उसके लिए ध्यान रखना, सिंपल जो आपका जनरल फॉर्मूला है टेलीस्कोप के लिए वो होता है एफ ओ बाई यू ई, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का किसी भी टेलीस्कोप के लिए। अब पिछले वाले केस में यू ई एफ ई के बराबर था तो हमने यहाँ पर एफ ई रख दिया था। अब यहाँ पर यू ई किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो अब हम यहाँ पर इसको रखेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको रखेंगे तो हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर आती है डी पर रखे हुए, मतलब अगर हमें डी पर इमेज बनानी है तो उसके लिए जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी वो उसको रखने के बाद एफ ओ बाई एफ ई कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस एफ ई बाई डी आएगी। एक तरीके से आप अगर माने तो ये कुछ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा फॉर्मूला है, बस वहां पर 1 प्लस डी बाई एफ ई होता था, यहाँ पर एफ ई बाई डी है। अब ये फॉर्मूले हमें थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो क्वेश्चन ऑब्वियस बात है नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से, और हमारे यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब यहाँ पर वही देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे, इन फॉर्मूलों को क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे हम, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा लैंग्वेज होगी, ठीक है। और उसमें आई पीस की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जाएगा मैग्नीफाइंग पावर बताओ उस टेलीस्कोप की और लेंथ बताओ उस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, कब, जब आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जब फाइनल इमेज आपकी डी पर बनेगी, ठीक है। तो मतलब वही वाली चीज है, घुमा फिरा कर वही होना भी था, ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब दो ही केस होते हैं हर चारों में हमने देखा।
आई के केस में देखा, सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा, अभी टेलीस्कोप में भी वही केस है, ठीक है, या तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी या फिर डी पर बनेगी। तो हमारा एफओ एफई हमें दिया गया है, अगर मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है टेलीस्कोप की तो वो होती है हमारी एफओ बाई एफई, ठीक है। तो हमारा एफओ कितना है 50, एफई कितना है 2, आंसर कितना आ गया 25, ठीक है। यूनिट आएगी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि भाई रेशियो है, ठीक है। ये हो गया। अब अच्छा, ये पहला क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। अब पहले क्वेश्चन में अगर मान लो लेंथ भी निकालनी पड़ जाए तो लेंथ होती है एफओ प्लस एफई, ठीक है। तो यानी कि 52 सेंटीमीटर आपकी लेंथ हो जाएगी। अब इसी में दूसरा पार्ट क्या था, जब मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करो इसी टेलीस्कोप की, जब इमेज आपकी डी पर बनी है, जब इमेज डी पर बनेगी तो ये हो जाएगा एफओ बाई एफई 1 प्लस एफई बाई डी। तो यहां से हमारा ये कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एफओ बाई एफई 1 प्लस एफई बाई डी। तो यहां से जो आंसर आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर का वो आ जाएगा 27, ठीक है। सीधे वैल्यू पुट कर देंगे तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हमारी जो लेंथ आएगी इस केस में वो कितनी आएगी, वो हो जाएगी एफओ प्लस यूई, ठीक है। पहले तो यू हमारा एफई के बराबर था, अब की बार नहीं है ना। तो हम जानते हैं यू की जो वैल्यू होती है वो होती है डी एफई अपॉन डी प्लस एफ ई। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, जब सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, डी की वैल्यू 25 होती है तो आंसर आ जाएगा 51.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर आपका ऐसे घुमा फिरा कर जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर अलग तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वही एफओ अपॉन एफ ई के घुमा फिरा कर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमने पावर को भी यहाँ पे डिस्कस किया है अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस